अब चला जाए हर्षदा के पास और समझे जाए इंपॉर्टेंट एक एक करके सारे स्टॉक्स। सबसे पहले प्रोड्यूसर साहब बोले कि आईसीआईसीआई बैंक पे चर्चा कर लीजिए। क्यों रडार पे भैया? आईसीआईसीआई बैंक में आपको याद होगा जब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का ब्लॉक हुआ था तो तब उन्होंने सबसे ज्यादा हिस्सा खरीदा था। यहाँ पर कुछ और हिस्सेदारी आती हुई दिखाई दी है। करीब 25 लाख शेयर इन्होंने खरीदे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 431 करोड़ में। इसीलिए वो स्टॉक आज दोनों ही काउंटर्स रेडार पर रहेंगे, क्योंकि ये कल फिर शाम को अपडेट्स आते हुए दिखाई दिए थे कि आईसीआईसीआई बैंक क्लियरली अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाता दिखाई दिया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड यानी कि आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस जीआई जो है, लगातार इसमें आईसीआईसीआई मतलब लास्ट ट्रेड्स में जब भारतीय एंटरप्राइजेस निकला था और कुछ फंड्स ने बिकवाली करी थी तो सारा ज्यादातर आईसीआईसीआई बैंक ने एब्जॉर्ब कर लिया था। अब एडिशनल और चंक उठा लिया है, तो इसीलिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पहले रडार पे। और साथ साथ सावंत साहब आप ही के पास आता हूं, बैंक रडार पे थे तो आईसीआई आपने कहा प्राइवेट में मजा नहीं आ रहा इसलिए सरकारी के साथ जा रहा हूं, तो एक बार लोम्बार्ड के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक भी जरा चेक बताना। आप क्या लग रहा है ये सीरीज क्या थ्रेशोल्ड होगा जो ब्रीच करता है तब दमखम आपको नजर आएगा, तब आप बुलिश हो गए इस सीरीज में आईसीआईसीआई बैंक पे? तो आशीष जी, यहाँ पे जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है उसमें सबसे स्ट्रांग आईसीआईसीआई बैंक ही है। और इसका जो प्रीवियस स्विंग आया था करीबन 1040, उसी के ऊपर सपोर्ट लिया हुआ है और 20 डेमा को भी होल्ड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी, मैं सिर्फ इसको अवॉइड इसलिए कर रहा था कि डेली चार्ट पे 1070 के आसपास गैप रेजिस्टेंस है। बट मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कोई बाय करना चाहे तो आपके लिए 1035 ये पोजिशनली एक बहुत स्ट्रांग स्टॉप लॉस है। टारगेट आप फिलहाल 1075 का रखिए क्योंकि एक रेजिस्टेंस है। बट अगर हम 1075 के ऊपर क्लोज हो जाए तो हम बहुत कंफर्टेबली 1100 का जोन क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, एक स्टॉक में इससे पहले और आगे बढ़े, मैं बिग स्टॉक्स में लेना चाह रहा था लेकिन कोई रीज़न नहीं था तो मैंने लिया नहीं उसको। वो हम कल बर्जर पेंट्स की बात कर रहे थे क्लोजिंग में। एक बार उसका चार्ट दिखाइए कल, क्योंकि स्पॉट में शानदार मूव आया, करीब करीब 10% का मूव था। वो ऑब्वियसली एडजस्टमेंट के बाद 7.5 रह गया, लेकिन उसके सामने आप मार्च फ्यूचर रख दीजिए। मार्च फ्यूचर की जो हमने बात की थी उस समय कि मार्च फ्यूचर में करीब करीब 64 पॉइंट का डिस्काउंट था वहाँ पर। अब ये 53 पॉइंट का रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो एडजस्टमेंट जो है कैश में हो गई, फ्यूचर्स में होती नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा था क्यों है, क्योंकि हम उसको हमने 550 की वो कॉल भी लेकर आए थे। वो 550 की कॉल बाय द वे तब हमने 20-25 रुपये में डिस्कस की थी, वो 35 रुपीज़ तो पहुंच गई थी तभी की तभी। लेकिन उसके बाद भी रीज़न अब तक समझ में नहीं आया। तो क्योंकि हमारे पास शिल्पा जी हैं और प्रशांत जी, उनसे पूछा था उन्होंने कुछ इसमें स्टडी की है क्या? शिल्पा जी, कुछ स्टडी की है क्या बर्जर पेंट्स में, क्यों इतना बड़ा डिस्काउंट है और कोई ट्रेड बन रहा है क्या यहाँ पर? जी, कल जैसे हमने डिस्कस किया था अनुज जी की बर्जर पेंट में ये यूजुअली कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ ही होता है, बट ऐसे कुछ यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेटअप है वो डेफिनेटली बहुत बुलिश है, चाहे आप चार्ट की बात करें या फिर आप ऑप्शन चेन की बात करें कि 630-650 के लेवल्स आपको बहुत ही ईजिली अचीवेबल होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है आज ओपनिंग में ये थोड़ा एडजस्टेड प्राइस में आपको मिलना चाहिए स्पॉट एंड फ्यूचर्स। देन वी शुड टेक अ ट्रेड। अगर ये 600 के ऊपर सस्टेन करता है देन इट इज़ अ वेरी क्लियर कट बाय फॉर टारगेट्स ऑफ 650 to 660 in this series. फ्यूचर में या कैश में, या दोनों ही कन्वर्ज हो जाएंगे? नो, अगर स्पॉट फ्यूचर सस्टेन करता है अबव 600, बिकॉज ऑप्शन चेन ऑलवेज गोज इन सिंक विद द स्पॉट प्राइस। तो यहाँ पे अगर स्पॉट क्रॉस करता है, सस्टेन करता है अबव 600, देन इट इज़ अ वेरी क्लियर कट बाय कि यहाँ पे एक अपसाइड मूव मिलेगा। एंड आई बिलीव कि आज ये शायद ओपनिंग में आपको ये एडजस्टेड प्राइस में मिलना ही चाहिए। वही बिल्कुल, क्योंकि अगर स्पॉट के हिसाब से ऑप्शन चेन होती तो 550 की कॉल पर डिस्काउंट पे नहीं होनी चाहिए। पूरा का पूरा मार्च महीना बाकी है, लेकिन थी वो समहाउ। प्रशांत जी, आपने कुछ एनालाइज किया क्या इसको? जी अनुज जी, डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। बट जैसे कि शिल्पा जी ने कहा, कॉर्पोरेट एक्शन में स्प्लिट बोनस कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ना ही डिविडेंड नजर आ रहा है। तो मैंने ये चेक किया कि ओवरऑल अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स कल बहुत स्ट्रांग थे। तो मेरी राय बिल्कुल शिल्पा जी के साथ सहमत है। अगर हम 600-610 इस जोन के ऊपर स्पॉट में सस्टेन करें तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों सिंक में आने चाहिए। और जो ऑप्शन प्राइस है वो भी कैचअप होके डेफिनेटली जो स्पॉट का इफेक्ट है वो ऑप्शन प्राइस में नजर आना चाहिए। तो मैं आज फर्स्ट हाफ में डेफिनेटली स्टॉक को रडार पे रख के इसका जो कॉल है वो भी इसको 550 का और 600 का भी, इन दोनों को रडार पे रखूंगा। चलिए भाई, ये डाइवर्जेंस था दोनों के भाव पे, इसीलिए मेंशन, और कुछ ऐसा नजर नहीं आता कोई वैलिड रीजन क्यों इस तरह का स्टीप डिस्काउंट है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बात करी थी आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की, लेकिन लार्सन एंड टूब्रो रडार पे रखना है। मानस, चार्ट रेडी रखिएगा, आता हूं आपके पास।
हर्षदा, क्या अपडेट्स आ रहे हैं? एलएनटी ने क्या कमाल कर दिया? इनफैक्ट एलएनटी ने एक अपना इंडिजीनियसली बिल्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो कमीशन कर दिया है, हजीरा प्लांट में हुआ है। ये बेसिकली इसके बाद कंपनी फोरे करते हुए दिखाई देगी डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट में। अब इसकी पावर कैपेसिटी करीब 1 मेगावाट की है, जो 2 मेगावाट तक भी आ सकती है। अब बेसिकली इसका मकसद क्या है? ये कंपनी को एनेबल करेगा ज़्यादा इंटीग्रेशन, ज़्यादा बेहतर इंटीग्रेशन वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए। कंपनी ज़्यादा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिड्स में पार्टिसिपेट कर पाएगी। यही नहीं, भारत में जो कई सारे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स आ रहे हैं, कई कंपनियां उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, उसके लिए भी दरअसल कंपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर पार्टिसिपेट करती हुई दिखाई देगी। तो ज़्यादा बेहतर इक्विप करती है वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में एलएनटी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर इंडिजिनसली खुद ही बनाया हुआ कमीशन कर दिया है। खैर, एलएनटी नहीं तो और कौन? मानस, चार्ट्स पे कैसा? देखिए, चार्ट तो अच्छे लग रहे हैं क्योंकि स्टॉक ने मेरे ख्याल से 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाया था अभी कुछ दिन बाद करेक्शन के बाद। और ध्यान रखिए, जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज है वहीं उसी के पास 20 वीक मूविंग एवरेज भी है। तो बेस तो बन गया है। अब केवल इंतजार है एक ब्रेकआउट का 35-25 के ऊपर। वो जो 31 जनवरी को गैप था, आई थिंक एलएनटी उसको फिल करने की कोशिश करेगा। तो उस केस में 36.25, 36.30 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय में खरीदारी ही करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 34.05 के नीचे रहेंगे। खरीदारी करने का बनाइए, बढ़िया डेवलपमेंट है। आप डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लासन एंड टूब्रो बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। बहुत बढ़िया खबर। बहती साहब, वेदांता डेटा रेडी रखिएगा, चार्ट रेडी रखिएगा, आता हूं। ग्लोबल मूड अच्छा है लेकिन इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत भरी खबर। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? जो टूटीकोरिन प्लांट के लिए मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट से अब गो अहेड मिलेगा कि इस प्लांट में फिर से कामकाज शुरू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को फिर से रिजेक्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि रिपीटेड वायलेशंस हो रहे हैं, इसीलिए ये जो यूनिट बंद की गई है वो जस्टिफाइड है। तो एनवायरमेंट कंसर्न्स के चलते दरअसल आपको याद होगा काफ़ी समय हो गया वो टूटीकोरिन प्लांट कामकाज नहीं कर रही है। ये हर 6 महीने में आवेदन देते हैं कि हमने ये चीज़ ठीक कर ली, वो चीज़ ठीक कर ली, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में कोई फैसला नहीं सुना रहा है। एक सेटबैक है वेदांता के लिए। सेटबैक है। कल शायद होप्स राइड कर रही होंगी। कल जाते जाते बढ़िया मजबूती के साथ वेदांता बंद हुआ था, लेकिन झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। यूनिट बंद ही रहेगा। रिपीटेड ब्रीचेस और सीरियस वायलेशंस, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स में बता रहा हूं क्यों खारिज करा। भाई साहब, क्या करना चाहिए भाई? कैसा प्लेस्ड है चार्ट्स पे? जी आशीष जी, चार्ट्स पे तो प्रेशर दिख रहा है। कल जरूर एक थोड़ा सा पुलबैक देखने मिला था, बट जिस हिसाब से शॉर्ट्स हुए थे पिछले 15 दिन में, वो क्लियरली विजिबल है। और स्टॉक कोई भी पुलबैक में 20 डेमा नहीं सरपास कर पा रहा था। कल भी जो क्लोज था उसका, वो अपने बॉलिंग बैंड के लोअर जोन्स में ही बंद हुआ है। तो हमें लग रहा है यहाँ पे आज प्रेशर बढ़ता हुआ देखने मिलेगा क्योंकि न्यूज के बेसिस पे। तो क्वाली की सलाह है जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 270 के करीब का कैसे मेंटेन करें। हमें लग रहा है इसमें 260 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दबाव रहेगा। कल वो जाते जाते मूव जरूर आ गए थे, लेकिन ये शायद 260 तक जाने की तैयारी कर रहा है। अब मेटल छेड़ ही दिया है, तो हिंडाल्को की चर्चा अपफ्रंट हुई थी प्रोग्रामिंग में बिग स्टॉक्स के तौर पे। चलो उसकी प्लेसिंग भी समझ लेते हैं इस समय चार्ट्स पे, या फिर बिल्डअप कैसा है। शिल्पा जी, हिंडाल्को जैसे वेदांता जाते जाते बढ़िया मूव्स दिखा रहा था, हिंडाल्को ने भी लोअर लेवल से बहुत बढ़िया ट्रैजेक्टरी चेंज की थी, गियर चेंज किया था। दिन के हाईस पे जाके हिंडाल्को बंद हुआ है 504 पे। कैसा लग रहा है? बिल्कुल 500 के ऊपर अभी क्लोज दिया है, तो यहाँ पे मुझे लगता है 525 540 के लेवल्स डेफिनेटली आएंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस 495 का आपको मेंटेन करना है। ये सही रहता है और ये 500 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक ट्रिगर रहेगा फॉर क्विक मूव टुवर्ड्स 540। कल निफ्टी का टॉप लूजर था अपोलो हॉस्पिटल्स, 4% से ज्यादा की कमजोरी। दिन के लोज पे जाके दिन भर प्रेशर माउंट। इसी पे नहीं, सारे हॉस्पिटल पियर्स का यही हाल था। कल जीपीटी हेल्थ केयर लिस्ट होने आ गया था उस बीच में, उसमें भी माल छोड़ दिया किसी नोमुरा सिंगापुर ने, तगड़ा चंग बेचा। खैर, अपोलो हॉस्पिटल स्क्रीन पर रखी अभी तो।
सतपथे साहब के चार्ट्स पे आऊंगा मैं आपके पास हॉस्पिटल इस पे। पहले एक कहानी देखिए, जेफरीज कह रहा है, रिपोर्ट जो आई है कि ये लिटिगेशन की जो बातचीत चल रही है बहुत अर्ली स्टेज पे है, अनलाइकली है इससे कोई नियर टर्म एडवर्स इंपैक्ट आएगा। वो कह रहे हैं वीकनेस बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सीएलएसए कह रहा है हम अपने आउट परफॉर्मेंस का जो कॉल था रिटेन करेंगे, लक्ष्य है 7,000 पर शेयर का। ये है निगेटिव जो कुछ हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, पर बहुत मुश्किल है इसे इंप्लीमेंट करना। पार्थिव, इस गिरावट में आप लोग फंडामेंटली क्या व्यू बना रहे हो अपोलो हॉस्पिटल्स पे या हॉस्पिटल एज अ स्पेस पे? किसी में कहीं खरीदारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अपोलो हॉस्पिटल की पहले मैं बात करूं तो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे मुझे वैल्यूएशंस का है। और अगर कोई रेगुलेटरी हर्डल आता है तो हमने हमेशा देखा है कि स्टॉक में ओवर कोर्स ऑफ टाइम काफी हद तक बड़ा करेक्शन आता है। तो नॉट एट दीज लेवल्स फॉर श्योर अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पे वैल्यूएशन के लिए ऐसे हम अवॉइड करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये स्पेस में आगे जाते अच्छा पैसा बनेगा, लेकिन आई थिंक वन विल हैव टू बी सिलेक्टिव। हमें नारायण हृदयालय एक एज अ हॉस्पिटल स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैनेजमेंट पेडिग्री इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से कैपेक्स करते हैं, आई थिंक काफी अच्छा एसेट लाइट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्केल अप अच्छा हो सकता है। तो ओवरऑल आई थिंक सिलेक्टिव रहना रहेगा ये हॉस्पिटल सेक्टर में, बिकॉज काफी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। लेकिन नारायण हृदयालय हमें अच्छा लगा। फंडामेंटली कुछ गिरावट में खरीदना हो, ये ओवरहैंग जो बन रहा है उसके बीच में कुछ लेना हो, तो अपोलो नहीं, एनएच नारायण हृदयालय सबसे बेहतर पिक नजर आती है समय पार्थिव को। अब हॉस्पिटल्स की बात हुई तो जरा दवाओं की चर्चा कर ली जाए। फार्मा कई सारे स्टॉक्स आज रडार पे हैं, हर्षदा कौन कौन से और क्यों? शुरुआत सुवेन फार्मा के साथ करेंगे। सुवेन फार्मा ने दरअसल अनाउंस किया है कि कोहैंस लाइफ साइंसेज नाम की कंपनी है जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उसको अपने आप में दरअसल कंपनी मर्ज करती हुई दिखाई देगी। तो कोहैंस के शेयर होल्डर्स को 11 शेयर मिलेंगे फॉर एवरी सुवेन के मिलेंगे फॉर एवरी 295 शेयर्स ऑफ कोहैंस। इसमें आपको ध्यान रखना है एडवेंट ओनर है कोहैंस का, और एडवेंट दरअसल 50% स्टेक होल्डर है सुवेन फार्मा में। तो ये एडवेंट दरअसल दोनों कंपनियों को मर्ज करने की तरफ पहल ले चुका है। एडवेंट एंटिटीज उस लिहाज से फिर 66.7% हिस्सेदारी इस एंटिटी में होल्ड करेंगे और 33.3% इस मर्ज्ड एंटिटी में फिर पब्लिक शेयर होल्डर्स के हाथ आती हुई दिखाई देगी। ये फिलहाल वो डेवलपमेंट सुवेन फार्मा के लिए आती हुई नजर आ रही है। ऑरबिंदो फार्मा रेडार पर रखिएगा। यूएस एफडीए की जांच हुई उनकी यूजिया एसईजेड फैसिलिटी में, और ये काफ़ी चर्चा में फैसिलिटी आई है। 7 ऑब्जर्वेशंस इनके हाथ इशू किए गए हैं। बायोकॉन के लिए 2 डेवलपमेंट्स है। एक, बायोकॉन ने एक लाइसेंसिंग पैक्ट साइन किया है जॉनसन बायोटेक एंड जॉनसन के लिए। कमर्शलाइज करेंगे बी माब 1200 यूएस में, जो प्राइमरीली एक बायोसिमिलर है जो सोराइसिस और सोराइसिस आर्थराइटिस में इस्तेमाल की जाती है, उसके इलाज में इस्तेमाल होती है। तो वो डेवलपमेंट है। साथ ही इनकी जो बायोलॉजिक्स की फैसिलिटी है बायोकॉन वाली, उसमें यूएस एफडीए की जांच हुई और 4 ऑब्जर्वेशंस पाए गए हैं। अब कंपनी कह रही है कि कॉम्प्रिहेंसिव करेक्टिव एंड प्रिवेंशन प्लान दरअसल इस फैसिलिटी के लिए ये यूएस एफडीए को जल्द से जल्द सौंपते हुए दिखाई देंगे, और जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको जल्द से जल्द कंपनी एड्रेस करती हुई दिखाई देगी। तो ये तीनों दरअसल फार्मा कंपनियां जो आज खबरों में हैं। तीनों फार्मा रेडार पर रखिएगा। सतपुत्र साहब, पहले तो वो अपोलो हॉस्पिटल्स, कल की वीकनेस के बाद क्या मूड बन रहा है? भूल गया था आपके पास आना। अपोलो हॉस्पिटल मुझे याद है परसों के दिन मैंने इस पे सेल दिया था व्हेन इट वाज एट 7,400। एक टारगेट लेके काम कर रहे थे 7,200 और उसके बाद 7,000। तो स्ट्रक्चर देखिए आशीष जी, अपोलो हॉस्पिटल का वीक ही है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश सेल तो डेफिनेटली नहीं बनेगा, क्योंकि एक्सपायरी के सामने जितना प्रेशर था वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिजल आउट होगा। तो यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस होगा वो रहेगा करीबन 6,200 के आसपास। मुझे लगता है जो भी पुल बैक आएगा उस पुल बैक में कहीं ना कहीं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो 6,200 का रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन ये जो फॉल है मुझे लगता है एक इनिशियल पुल बैक के बाद फिर कंटिन्यूशन में आएगा, जिसका टारगेट है करीबन 5,800 5,850। तो देखिए ट्रेंड है ये वीक ही है, लेकिन सेल करना है तो हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी है, जहां पे 6,400 ये इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा। नहीं था, और ये आ गया सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपोलो हॉस्पिटल्स पे।
सावंत साहब, ये बायोकॉन और ऑरबिंदो दोनों के चार्ट्स और डेटा आप कोलेट करके आई, मैं आता हूं आपके पास। दोनों पे यूएसएफडीए की पिछली जांच के बाद फॉर्म 483 आते हुए, फॉर्म 483 के साथ कुछ आपत्तियां सामने आती हुई। आपत्तियां किस तरह की वो अलग बात, दाग कितने गहरे हैं कितने हल्के हैं वो बात अलग, लेकिन दाग है दोनों, मतलब बेसिकली खराब खबरें। ऑरबिंदो के लिए 7 ऑब्जर्वेशंस, बायोकॉन बायोलॉजिक्स के लिए, बायोकॉन के आर्म के लिए 4 आपत्तियां, 4 ऑब्जर्वेशंस। कहीं कोई ट्रेड वेड का मौका, ये तो वैसे ही ऑरबिंदो पिछले कुछ दिनों में वीक ही हो रहा था। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो बायोकॉन तो काफी रेंज बाउंड रहा है, हर बार 295 300 के जोन को रेजिस्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी से बेटर अपॉर्चुनिटी ऑरो फार्मा में होगी, क्योंकि ऑरो फार्मा के जो हायर टाइम फ्रेम्स है वो काफी बुलिश है। तो यहाँ पे अगर कोई गिरावट मिले और हमें ये स्टॉक करीबन 990 1000 के जोन के आसपास मिले, तो हम एक 960 का स्टॉप लॉस लगा के पोजिशनली बाय कर सकते हैं 960, और यहाँ से आपका टारगेट आपको रखना होगा 1100 का। तो अगर वीकनेस काउंटर में आए तो ऑरो फार्मा को प्रेफर कीजिए, बायोकॉन में अवॉइड करना चाहूँ। बैती साहब, ओएमसीज जरा खोलिएगा, कोई बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, कोई पसंद आ रहा हो ट्रेड के लिहाज से तो आप चेक करके रखिए। मैं आ रहा हूं एचएसबीसी की, दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे एक इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट। पहले बीपीसीएल का स्टॉक रखिए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। ये कह रहे हैं खरीदने के मौके 860 के टारगेट्स, 860 के, 600 पे चल रहा है बीपीसीएल। एचपीसीएल लेकर आइए स्क्रीन पे। एचएसबीसी का कॉल है 630 का लक्ष्य, ना एचपीसीएल का स्टॉक दिखाइए डायरेक्टर साहब। 630 के लक्ष्य हैं इस पे। एचपीसीएल चल रहा है इस समय 500 पे, और आईओसी 185 के लक्ष्य हैं, और इस समय ताजा समीकरण जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मीनिंगफुल अपसाइड एचएसबीसी अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा है। वो कह रहा है रीरेट तो हुए हैं पर अभी भी बहुत रूम है इनके चलने के लिए। जो रेंज बाउंड ग्लोबली क्रूड की कीमतें हैं वो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को नियर टर्म में सपोर्ट करेंगी। रिफाइनरी अपग्रेड्स के बेनिफिट्स अभी आने बचे रह गए हैं, और शायद वैल्यूएशन मल्टीपल्स रिविजन्स हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन लगातार रिड्यूस हो रहा है और टैसिट सपोर्ट भी है सरकार का। वैती साहब, दमखम है क्या, पोजिशनली दमखम है किसी ओएमसी में क्या? जी आशीष जी, देखिए तीनों चार्ट्स में थोड़ा सा वीकनेस देखने मिल रहा है। प्रॉफिट टेकिंग ऊपर के लेवल्स पे देखने मिल रही है डेली चार्ट्स पे, बट अगर मैं एचपीसीएल और बीपीसीएल की बात करूं तो इनमें थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि अपने 20 डेमा के पास में ट्रेड कर रहा है, और ऐसी गिरावट हमें बहुत मैसिव गिरावट देखने मिली है। तो हमें लग रहा है शायद इनमें पुल बैक देखने मिल सकता है, और 20 डेमा के बाउंस के बाद इसमें एक अच्छा 20 डेमा के ब्रेकआउट के बाद इसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो एचपीसीएल और बीपीसीएल पे ध्यान रखना चाहिए। जो लेवल्स है खरीदने के लिए वो आई थिंक 515 एचपीसीएल के लिए, उसके ऊपर ये मूव करता है तो इसमें एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। उसमें हमें लग रहा है वापस 550 तक के लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो 515 के ऊपर एचपीसीएल में खरीदारी की सलाह है। सिमिलरली बीपीसीएल भी हमारा सलाह रहेगा कि 615 का जो जोन है इसके ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो इसमें भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है। तो बीपीसीएल 615 और एचपीसीएल 515 के ऊपर खरीदारी की जा सकती है। कंडीशनल बाय, जो थ्रेशोल्ड्स बैती साहब मेंशन कर रहे हैं, पहले तो उसके ऊपर ट्रैवर्स करे चले, उसके बाद तेजी का कॉल। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन, और आज नए महीने की शुरुआत हो रही है, 1 मार्च है। तो पिछले फरवरी के ऑटो सेल्स के नंबर्स आने। गाबा सर, कोई ऑटो ओईएम पसंद आ रहा हो तो आप रेडी रखना, चार्ट्स पे आता हूं आपके पास। और आपने वैसे महिंद्रा की नई थार देखी, मैंने आपके लिए भेजी थी, मतलब फोटो भेजी थी। देखिए मैंने, बहुत अच्छी लगी मुझे। अफसोस तो नहीं हो रहा ना? हाँ नहीं, अफसोस नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छी लगी कि अपग्रेड हो रहा है, और हमारे पास वही थार है जो अपग्रेड हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप चार्ट चेक करो ओएम्स की, आ रहा हूँ। लेफ्ट आउट नहीं है। लेफ्ट आउट फीलिंग नहीं है। हर्षदा, क्या एक्सपेक्टेशन है? अशोक लेलैंड रेडार पर रहेगा। सेल्स यहाँ पर करीब 9% घटकर आ सकती है। वैसे भी स्टॉक हमने देखा है रिसेंट पास में कुछ मुनाफा वसूली के गिरफ्त में रहा है। वहीं ऑटो बिक्री के आंकड़ों में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। टू व्हीलर साइड पर बजाज ऑटो में 25% सालाना ग्रोथ का अनुमान है। हीरो मोटो के केस में करीब 12% सालाना ग्रोथ का अनुमान जताया जा रहा है। टीवीएस के लिए भी ये महीना थोड़ा सा बेहतर निकल कर आएगा, 28% सालाना ग्रोथ का अनुमान जताया गया है। वही अगर आप पैसेंजर व्हीकल साइड पर आए
तो मारुति के केस में 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का अनुमान है, 1,93,000 यूनिट्स कंपनी बेच सकती है। M&M के लिए ऑटो सेल्स में 16% तक की ग्रोथ का अनुमान जताया जा रहा है, 68,200 यूनिट्स इनकी तरफ से आ सकती है बिक्री वाली, लेकिन ट्रैक्टर सेगमेंट में दबाव रहेगा और ये दरअसल पेन लगातार परसिस्ट कर रहा है। तो इस महीने भी यानी कि फरवरी के महीने में ट्रैक्टर सेल्स M&M के लिए 13% घट कर आ सकती हैं। ये इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस है। ओके, ये ट्रैक्टर सेल्स थोड़ी सी फीकी, लेकिन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के कल के बयान पढ़ रहा था मैं, नंबर्स जो जीडीपी के आए थे उसके बाद उनका कहना था कि शायद इस बार फार्म से हालात एग्री साइड से इंप्रूव होना शुरू हो। अब देखते हो कैसा प्ले आउट होता है, सब कुछ डिपेंडेंट होगा मानसून कैसा आता है। लेकिन गाबा सर, कोई ऑटो OEM रेडार पे सबसे अच्छा कोई लग रहा है तेजी वेजी करने का मन, या छोड़ दिया जाए? नहीं, मुझे सोना कॉम्स जो एक एक्सेलरी है वो पसंद है, जैसे आपने कहा वो है सोना कॉम्स। ट्रेड कर रहा है 689, 660 में जो जिसका जो सेटअप है बहुत बढ़िया है, 660 के आसपास ब्रेकआउट मिला है, बस उसी के नीचे स्टॉप लगाना है, एक्चुअली नहीं लगाए तो भी चलेगा। इसका जो टारगेट है 800 के आसपास लगता है, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन हायर टाइम फ्रेम चार्ट बढ़िया है, अपमूव एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और एक अपमूव शुरू हुआ है सोना कॉम्स। भाई साहब 800 पोजिशनली वक्त लग सकता है, लेकिन रखिए इसको रेडार पे। बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज़ सजदा क्या कह रहे हैं? मैंगनीज और रेडार पर रहेगा आज आशीष, यहाँ पर इन्होंने इनफैक्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के दामों में इजाफा किया, बाकी सभी दामों में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। तो फेरो ग्रेड के जो प्राइसेस हैं ये करीब 5% बढ़ाते हुए दिखाई दिए हैं। शाले होटल्स ने अनाउंस किया है 100% स्टेक आयुषी पूनम एस्टेट्स में 315 करोड़ के लिए अक्वायर कर रहे हैं, तो वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। पेटीएम की तरफ से एक अपडेट आया आज सुबह सवेरे में, जहां पर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है कि जो भी इंटर कंपनी अग्रीमेंट्स पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ थे वो डिसकंटिन्यू होंगे। ये शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट की तरफ से को और सिंप्लीफाई करने की तरफ पहल है। कंपनी बेसिकली ये कह रही है कई सारे एडिशनल मेजर्स लिए गए हैं, अपनी अप्रोच इस पेटीएम पेमेंट बैंक में ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहे वो एंटिटी, उसके लिए इस तरह के कदम वो आगे भी उठाते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक अपडेट आ गया है। टिप्स इंडस्ट्रीज वार्नर म्यूजिक के साथ दरअसल इन्होंने करार किया है, जिसके तहत वार्नर म्यूजिक को एक्सेस मिलेगा टिप्स की फुल एक्सटेंसिव कैटलॉग का ग्लोबली, तो वो इनफैक्ट इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। दिलीप बिल्डकॉन को 1955 करोड़ का NHAI की तरफ से ऑर्डर मिला है। 4 लेनिंग का एक प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ में। अदानी एंटरप्राइजेज ने अदानी इंफ्रा को ही अपना पूरा वाइजैक टेक्नोलॉजी वाला 100% स्टेक बेचा है। 150 करोड़ अदानी एंटरप्राइजेज में आएंगे, लेकिन ये इंटर कंपनी ट्रांसफर है। CMS इन्फो सिस्टम्स हमने देखा था, यहाँ पर वो बड़े ब्लॉक्स होते हुए दिखाई दिए थे। कंपनी के जो वाइस चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और CEO हैं, उन्होंने अपना स्टेक 2.62% से बढ़ाकर 6% के ऊपर लिया है, तो वो भी स्टॉक आज रेडार पर। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रेडार पे, क्विकली ट्रांजिशन कर लिया जाए। मुनाफे की तैयारी फ्राइडे के लिए पूरी, आप दस्तक देते हैं, शुरुआत करते हैं पहला सौदा की।